रात के 3 बज रहे थे और पूरी दुनिया गहरी नींद के आगोश में थी। लेकिन 21 साल के अयान की आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। अंधेरे कमरे में उसके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन की ठंडी नीली रोशनी उसके चेहरे को किसी भूतिया साये की तरह चमका रही थी। अयान एक मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था, जिसके पास वो सब कुछ था जिसे आज की पीढ़ी कामयाबी मानती है। लाखों फॉलोअर्स, ब्रांड्स के साथ बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स और एक ऐसी डिजिटल जिंदगी जो बाहर से देखने में किसी सपने जैसी लगती थी। अयान की उंगलियां स्क्रीन पर तेजी से चल रही थी। वो हर रील और हर कमेंट को ऐसे देख रहा था जैसे उसकी सांसें उन्हीं लाइक्स पर टिकी हों। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस डिजिटल दुनिया को वो अपनी सल्तनत समझ रहा था, वो धीरे धीरे उसकी असली पहचान को लील रही थी। अयान की जिंदगी अब किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी हो गई थी, जहां हर पल कैमरे के लिए जिया जाता था। अगर वो सुबह एक कप कॉफी भी पीता, तो वो उसे तब तक हाथ नहीं लगाता जब तक उसका परफेक्ट एंगल से फोटो ना ले लिया जाए। कॉफी ठंडी हो जाती, लेकिन फोटो का एस्थेटिक होना जरूरी था। एक दिन उसकी माँ का गांव से फोन आया। माँ की आवाज में बुढ़ापे की थरथराहट और ढेर सारी ममता थी। उन्होंने बहुत धीमे से कहा कि बेटा, तुम्हारी बहुत याद आती है। क्या इस बार अपने जन्मदिन पर घर आओगे? अयान ने बिना सोचे अपनी घड़ी देखी और चिढ़ते हुए जवाब दिया कि माँ, उस दिन मेरा एक बहुत बड़ा ब्रांड लॉन्च है। शहर के बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, और अगर मैं वहां नहीं गया तो मेरी रैंकिंग गिर जाएगी। मैं पैसे भेज दूंगा, आप कुछ अच्छा मंगा लेना। अयान को लगा कि उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, पर वो उस सन्नाटे को नहीं सुन सका जो फोन कटने के बाद उसकी माँ के दिल में पसर गया था। वक्त गुजरता गया और अयान की शोहरत नई ऊंचाइयों को छूने लगी। उसे लगने लगा कि वो अजेय है, लेकिन उसे नहीं पता था कि शोहरत की ये मीनार रेत की बुनियाद पर खड़ी है। एक रात जब वो एक आलीशान पार्टी में शहर के रईस लोगों के साथ घिरा हुआ था, उसके पास उसकी छोटी बहन का रोते हुए फोन आया। उसने बताया कि माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। अयान के हाथ एक पल के लिए कांपे, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि अगर वो अभी पार्टी छोड़कर गया तो उसकी लाइव स्ट्रीमिंग का क्या होगा। उसने अस्पताल पहुंचने के बाद सबसे पहले अपनी माँ का हाथ पकड़ने के बजाय अपनी बहन के रोते हुए चेहरे और अस्पताल के उस उदास गलियारे की एक फोटो ली और उसे हार्ट ब्रोकन इमोजी के साथ पोस्ट कर दिया। उस पोस्ट पर हजारों लोगों ने स्टे स्ट्रांग के कमेंट्स किए, लेकिन उस कमरे में अयान का हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं था। जब वो आईसीयू के अंदर गया, तो उसकी मां ने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में अयान के लिए कोई शिकायत नहीं थी, बस एक गहरी उदासी थी। उन्होंने कांपते हुए हाथ से अयान के फोन को थोड़ा दूर किया और बहुत धीमी आवाज में कहा कि बेटा, अब तो इस खिलौने को रख दे। मुझे मेरा वो बेटा चाहिए जो कभी बिना किसी कैमरे के मुझसे घंटों बातें किया करता था। वो शब्द अयान के सीने में किसी खंजर की तरह उतरे। उस रात मां हमेशा के लिए सो गईं। अयान को उस दिन पहली बार महसूस हुआ कि उसके 10 मिलियन फॉलोअर्स मिलकर भी उसके दिल के उस खालीपन को नहीं भर सकते जो उसकी मां के जाने से पैदा हुआ था। वो पूरी रात अस्पताल के फर्श पर बैठा रहा। उसका फोन लगातार नोटिफिकेशन से बज रहा था। लोग उसकी दुखद पोस्ट पर संवेदनाएं जता रहे थे, लेकिन अयान को वो नीली रोशनी अब जहर जैसी लग रही थी। अंतिम संस्कार के बाद जब अयान अपने शहर वाले पेंट हाउस में लौटा, तो वहां की खामोशी उसे काटने को दौड़ रही थी। जिन दीवारों पर उसने अपनी सफलताओं के फ्रेम टांग रखे थे, वो अब उसे मुंह चिढ़ाते हुए लग रहे थे। उसने महसूस किया कि इस घर में वाईफाई का सिग्नल तो बहुत तेज था, लेकिन जीवन का सिग्नल पूरी तरह गायब हो चुका था। उसने आईने में खुद को देखा। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे पर नकली मुस्कान की थकान और एक ऐसा खालीपन जो किसी भी फिल्टर से नहीं छुप सकता था। उसने उसी वक्त फैसला किया कि वो इस डिजिटल जेल से रिहा होकर रहेगा। उसने अपनी महंगी गाड़ी उठाई, अपना सिम कार्ड तोड़कर डस्टबिन में फेंका और अपने पुराने गांव की ओर निकल पड़ा। गांव पहुंचकर उसने अपना महंगा फोन और गैजेट्स उस पुराने संदूक में डाल दिए जहां मां उसके बचपन की यादें रखती थीं। लेकिन यह बदलाव इतना आसान नहीं था। शुरुआत के वो कुछ हफ्ते अयान के लिए किसी नशा मुक्ति केंद्र में रहने जैसे थे। उसकी उंगलियां अनायास ही खाली जेब की तरफ जाती थीं, जैसे कोई अदृश्य अंग फड़क रहा हो। उसे बार बार लगता कि शायद कोई नोटिफिकेशन आया है। फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम उसे सोने नहीं देता था। जब भी वो कोई खूबसूरत सूर्यास्त या लहलहाते खेत देखता, उसका पहला विचार यही आता कि काश इसे कैप्चर करके कैप्शन लिख पाता। उसका दिमाग अब भी हर दृश्य को कंटेंट की तरह प्रोसेस कर रहा था। उसे बेचैनी होती थी कि दुनिया उसके बिना आगे बढ़ रही होगी, लोग उसे भूल रहे होंगे। सन्नाटा उसे डराता था क्योंकि अब उसके पास खुद से भागने के लिए स्क्रीन नहीं थी। लेकिन इस सन्नाटे में ही उसे अपनी माँ की मौजूदगी का एहसास हुआ। एक दोपहर जब वो माँ के कमरे की सफाई कर रहा था,
उसे दीवार पर चिपकी कुछ पुरानी तस्वीरें मिली। वो तस्वीरें हाई डेफिनेशन नहीं थी, कुछ धुंधली थीं, कुछ में अयान की आंखें बंद थीं और कुछ में वो बेधड़क हंस रहा था। उन तस्वीरों में कोई पोज नहीं था, सिर्फ पल थे। अयान घंटों उन तस्वीरों को देखता रहा। उसे याद आया कि माँ ने कभी उसे परफेक्ट होने के लिए नहीं कहा था, उन्होंने हमेशा उसे खुश रहने के लिए कहा था। और वो बेवकूफ दुनिया को अपनी खुशी का सबूत देने के चक्कर में असली खुशी ही खो बैठा था। उसने महसूस किया कि माँ ने इन तस्वीरों को दीवार पर सजाया था क्योंकि इनमें उनका बेटा दिख नहीं रहा था, बल्कि जी रहा था। धीरे धीरे गांव की हवा और मिट्टी ने उसका इलाज करना शुरू किया। उसने देखा कि गांव के बच्चे फटे हुए कपड़ों में भी एक पुराने टायर के साथ इतना खुश होकर खेल रहे थे कि उनके चेहरे की चमक किसी भी हाई एंड फिल्टर से कहीं ज्यादा असली थी। अयान ने उनके साथ खेलना शुरू किया। पहल पहल उसे अजीब लगा, उसे बोरियत महसूस हुई क्योंकि उसे हर 15 सेकंड में डोपामीन हिट की आदत थी। लेकिन जब उसने पहली बार अपने हाथों से खेत की गीली मिट्टी को छुआ और बीज बोए तो उसे लगा जैसे वो अपनी जड़ों से वापस जुड़ रहा है। एक शाम अयान गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था, जहां गांव के बुजुर्ग चर्चा कर रहे थे। एक बूढ़े बाबा ने अयान के कंधे पर हाथ रखा और पूछा कि बेटा, सुना है तुम शहर में बहुत बड़े आदमी बन गए हो, पर तुम्हारी आंखों में वो चमक क्यों नहीं है जो एक आजाद परिंदे में होती है। अयान ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। बाबा मुस्कुराए और बोले कि बेटा, इंसान ने मशीनें इसलिए बनाई थीं ताकि काम आसान हो और उसे अपनों के लिए वक्त मिले, पर तुम लोगों ने मशीनों को ही अपना अपना मान लिया। याद रखना, जब तुम स्क्रीन देखते हो तो तुम दुनिया को देख रहे होते हो, लेकिन जब तुम स्क्रीन बंद करते हो तब दुनिया तुम्हें देखती है। उस दिन के बाद अयान का नजरिया पूरी तरह बदल गया। उसे समझ आ गया कि प्राइवेसी बेचना कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि एक नुकसान था। उसने अपनी जमा पूंजी से गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला, लेकिन यह साधारण स्कूल नहीं था। यहाँ बच्चों को किताबों के साथ साथ जीवन भी पढ़ाया जाता था। वो बच्चों को सिखाता कि क्लाउड का मतलब आसमान होता है, डेटा स्टोरेज नहीं, और वायरल होने का मतलब बीमार पड़ना होता है, मशहूर नहीं। उसने बच्चों को सिखाया कि किसी तितली के पीछे भागना उसे फोन में रिकॉर्ड करने से कहीं ज्यादा मजेदार है। आज अयान गांव में ही रहता है। उसने अपनी माँ की याद में स्कूल के आंगन में एक नीम का पेड़ लगाया है। हर रोज उसे पानी देते वक्त उसे गहराई से एहसास होता है कि जैसे एक पेड़ को बढ़ने और छांव देने के लिए दुनिया के अप्रूवल या लाइक की जरूरत नहीं होती, वैसे ही इंसान की खुशियां भी किसी बाहरी दिखावे की मोहताज नहीं है। अब शाम के वक्त जब वो डायरी लिखने बैठता है तो उसके पन्नों पर शब्दों की स्याही होती है, न कि पिक्सल की चमक। कभी कभी जब ठंडी हवा उसके चेहरे को छूती है तो उसे लगता है जैसे उसकी माँ उसे आशीर्वाद दे रही हैं, बिना किसी स्क्रीन के, सीधे रूह से रूह तक। अयान ने सीख लिया है कि असली आज़ादी सोशल मीडिया से दूर रहने में नहीं, बल्कि इस समझ में है कि तकनीक हमारी गुलाम होनी चाहिए, हम उसके गुलाम नहीं। उसकी कहानी का मॉरल अब व्यूज में नहीं, बल्कि उन सुकून भरी रातों में है जब वो बिना किसी नोटिफिकेशन के गहरी नींद सोता है। Whispering Canvas, where stories come to life.